हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, SIADH। इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या होती है और सीरम की ऑस्मोलैलिटी क्या होती है। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को हम, ऑस्मोलैलिटी होती है कि आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स यानी कि सोडियम और पोटाशियम और यूरिया इन द यूरिन, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया इन यूरिन, इसको कहते हैं हम यूरिन की ऑस्मोलैलिटी। जो सीरम है उसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सोडियम, ग्लूकोज, यूरिया इन ब्लड, ये होती है सीरम की ऑस्मोलैलिटी। यहाँ पे अब SIADH का मतलब ये है कि इनएप्रोप्रिएट ADH सेक्रेशन के मतलब ये ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ADH इतना रिलीज़ हो रहा है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ADH का मुसलसल बॉडी के अंदर रिलीज़ होना इज़ कॉल्ड एज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फ्री रिटेंशन। साफ सी बात है, जब हमारी बॉडी के अंदर ADH रिलीज़ हो रहा है तो वो ऑफ कोर्स हमारे वाटर की क्या करवा रहा है, रिटेंशन करवा रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर मेन काम ही आपका ADH का वाटर की रिटेंशन करवाना होता है, विच में लीड्स टू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया विद कंटिन्यूड यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन। यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज मोर देन सीरम ऑस्मोलैलिटी। अब देखें, जब भी ADH हमारी बॉडी से ADH बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो वाटर क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। और जब वाटर रिटेन कर रहा है तो इस हमारी बॉडी के अंदर एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है, जिसमें हमारा जो सोडियम है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट होगा तो वाटर उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होता है कि सोडियम को एक्सक्रीट करेंगे और उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो हमारे जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं उन्हें क्या कर देता है, डाइल्यूट्स कर देता है। जब डाइल्यूट कर देगा, फॉर एग्जांपल आप एक गिलास में पानी लें यहाँ तक भरा हुआ और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, वो तो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन आप पानी की मिकदार भी मिनिमम रखें उसी तरीके से जितना आपने सॉल्यूट्स लेने हैं तो वो बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एक गिलास के अंदर पानी की मिकदार ही आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, 2 गिलास के अंदर आपने सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला है, आपके इसमें सोडियम डाला है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो सारा क्या हो जाएगा, डिल्यूट रहेगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। एज इट इज़ जब ADH की सेक्रेशन होती है और वाटर की रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, हमारे जो सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखें, जो हमारी बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो किस तरीके से वर्क करता है। एल्डोस्टेरोन डिक्रीज एल्डोस्टेरोन एंड इंक्रीज ANP BNP विच में लीड्स टू, अब एल्डोस्टेरोन कम, देखो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, हमारे सोडियम की रिटेंशन करवाना। अब हमारी बॉडी ने क्या करना है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को ख़त्म कर देगा। अब सोडियम क्या करेगा, एक्सक्रीट होगा। जब हमारी बॉडी में सोडियम एक्सक्रीट होगा तो वाटर क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। अब मुझे ये बताएं, पानी का तो, अब पानी तो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, लेकिन सोडियम भी जा रहा है, लेकिन अब सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर इयोवोलेमिक मतलब कि पानी का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बट जो सोडियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा आपका, कम, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो देखिए ANP BNP कब रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब हाइपरटेंशन वो सोडियम को बाहर निकालता है तो ANP BNP भी ज़्यादा हो जाएंगे, विच में लीड्स टू इंक्रीज यूरिनरी सोडियम सेक्रेशन। सोडियम सेक्रेट होना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा, सोडियम की रिटेंशन नहीं हो रही, वाटर उसको फॉलो कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जो सेल के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, मतलब कि ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है कि हमें उसको पानी नहीं देना, हमने उनको क्या देना है, साल्ट टैबलेट्स। क्यों, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम बहुत कम हो रहा है। IV हाइपोटोनिक सेलाइन देनी है, डायरेटिक्स देने हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, सोडियम की जो क्या कहते हैं, रिटेंशन वगैरह करवाती हैं, सोडियम का लेवल बढ़ाती हैं, जिससे जो हाइपोनेट्रीमिक स्टेट है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ADH एंटागोनिस्ट देने हैं, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, तो कोनीवेप्टोन, टोलवेप्टोन, वेप्टोन की जो मेडिकेशन होती है वो। अब काजेज़ क्या होते हैं,
ये आपने निमोनिक याद कर लेना, हेड ऑफ वाटर। अब इसके अंदर पहले आता है हेड ट्रॉमा या सीएनएस डिसऑर्डर। अब देखें हेड ट्रॉमा के अंदर अगर इन केस अगर हेड ट्रॉमा हुआ है और आपका जो पिट्यूटरी पाथवे है अगर वो डैमेज हो गया तो आप मुझे बताएं उससे क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर एडीएच क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, उसकी वजह से एडीएच जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा स्क्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्टोपिक एडीएच का क्या मतलब है, ये जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ना, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, इससे क्या होता है ये जो टी सेल्स होते हैं ना इन्हें बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, एक्टिवेट करते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स रिलीज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं एडीएच के ऊपर जाके अफेक्ट करते हैं। तो एडीएच के ऊपर जब हमारे जाके अफेक्ट करेंगे उससे क्या होगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वाटर जो सा हमारी एडीएच ज़्यादा रिलीज़ होगा, वाटर ज़्यादा रिलीज़ होगा और सोडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सोजीनियस हार्मोन्स के अंदर वैसोप्रेसिन है, डेस्मोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन है जो हमारे एडीएच को क्या कर देते हैं हमारी बॉडी के। वैसोप्रेसिन इज़ अ एडीएच एनालॉग, तो हम ये जैसे जैसे ज़्यादा देंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी उसी तरीके से वाटर की क्या कर देंगे, एडीएच को ज़्यादा करेंगे, अफेक्ट करेंगे और वाटर की रिटेंशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। लेबर ये ऑक्सीटोसिन जो है ना ये लेबर के अंदर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है हमारी जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें, तो जब प्रेगनेंसी होती है तो डिलीवरी टाइम हम ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ये भी जाके अफेक्ट करती है एडीएच के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से हमारा ऑक्सीटोसिन प्लस आपका एडीएच रिलीज़ होता है जो हमारे ऑप्टिक एंड सुपर ऑप्टिक न्यूक्लाई होते हैं वो। लंग्स डिजीज़ के अंदर हो सकता है कि हमारी निमोनिया हुआ है फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर निमोनिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर निमोनिया हुआ है, कोई डिजीज़ हुई है बेसिकली, अब मुझे पता है इन्फ्लामेशन तो होगी। अब इन्फ्लामेशन हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, साइटोकाइन्स रिलीज़ हुए। ऑफकोर्स भाई जहाँ इन्फ्लामेशन वहाँ साइटोकाइन्स रिलीज़ हुए, साइटोकाइन्स ऑटोमेटिकली आपकी जो एडीएच है उस सिक्रेशन को ज़्यादा कर देंगे। सीओपीडी हुई, मतलब कोई भी डिजीज़ उठा लें, सीओपीडी या टीबी है कुछ भी है, अब उसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, इन्फ्लामेटरी स्ट्रेस हुआ, एडीएच की ऑटोमेटिकली सिक्रेशन, नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि एडीएच की सिक्रेशन ज़्यादा और इसकी वजह से क्या होगा, वाटर की रिटेंशन और सोडियम कम। इसी तरीके से जो ड्रग्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, ड्रग्स हैं SSRIs हैं, कार्बामिज़ापीन है या साइक्लोफॉस्फामाइड्स हैं, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो ये जी अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है, विच इज़ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.006। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आई है। बेसिक के जो MCQs हैं आप कहीं देखेंगे तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। और ये दूसरी ये वैल्यू यूरिन ऑस्मोलैरिटी यूजुअली लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर kg। तो ये दो वैल्यूज़ आपने लाजमी याद रखनी है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। देखिए प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के अंदर एक्सेसिव वाटर इनटेक होती है। अब एक्सेसिव वाटर इनटेक ना कि जैसे ये जो साइकेट्रिक जो बच्चे होते हैं या इश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर जिनके जो थर्स्ट सेंटर्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं बेसिकली। अब वो क्या करते हैं कि ड्यूरिंग साइकेट्रिक इलनेस या फिर हाइपोथैलेमिक लीजन्स, जहाँ साइकेट्रिक इलनेस के बच्चे होते हैं जिनको इश्यूज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमिक जो आपका पाथवे होता है ना वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो आपके थर्ड सेंटर्स होते हैं ना वो अफेक्टेड होते हैं। जब आपके थर्ड सेंटर अफेक्टेड होंगे ना तो वो हमारी बॉडी को हमेशा से कहेंगे भाई ये तो प्यासा है, इवन दो हमारी जो पानी की डिमांड है, जो वाटर की इनटेक की डिमांड है वो कंप्लीट होगी, जो डिमांड है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, इवन दो, क्योंकि हमारे थर्ड सेंटर्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं साइकेट्रिक के अंदर। या अगर हमारा जो हाइपोथैलेमिक जो एक्सिस है उस पर भी अफेक्ट होता है तो हमारे जो थर्ड सेंटर्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो इन कंडीशंस में हमारा क्या होता है, एक्सेसिव वाटर इनटेक, पीते रहते हैं पानी, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, अब देखें पानी आप इनटेक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अब जब वाटर इनटेक कर रहे हो तो हमारी वाटर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, सेम ज़्यादा। जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया एडीएच, उसमें तो एडीएच सिक्रीट हो रही है, उसी वजह से वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ऐसे एक इमेजिनेशन कर लें कि वाटर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो अब ये क्या करेगा, जितने भी जो डाइल्यूट किसको कर देगा, जितने भी सॉल्यूट्स होंगे उनको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा। अब सोडियम की अमाउंट फिर कम हो जाएगी। अब वही मैकेनिज्म आपने देखना है कि सीरम ऑस्मोलैरिटी कम, क्यों, वाटर ज़्यादा हो गया और कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, जो सॉल्यूट्स हैं हमारे सोडियम है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, जितने भी हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। एडीएच का लेवल इसमें क्या हो जाएगा, कम और नॉर्मल। क्यों, वाटर ऑलरेडी हम वाटर की इनटेक कर रहे हैं तो एडीएच को कोई काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इवन तो वो कम हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। वाटर रिस्ट्रिक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम वाटर की रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे ना इसके अंदर, ठीक है, क्यों, इसके अंदर वाटर जोन है ना
वाटर की रिस्ट्रिक्शन से ही। क्यों? जब हम वाटर की रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर जो सा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमारा जो वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से जब हम वाटर की रिस्ट्रिक्शन करवाते हैं तो कब होती है, जब हमारे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन 700 मिली ऑस्मोल पर केजी। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसन एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल कोई नहीं देते डेस्मोप्रेसन। क्यों? बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वाटर इनटेक हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हम खुद ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ अबाउट प्राइमरी पोलिटिप्स है, जिसके अंदर हम खुद थर्ड सेंटर अफेक्टेड होने की वजह से वाटर की इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा आ जाती है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिटस। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, V1 V2। आपने एनाटॉमी का लेक्चर लिया तो उसके अंदर मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। V1 V2 हमारे सेंट्रल के अंदर क्या होता है, ब्रेन से हमारे ADH रिलीज़ नहीं हो रहा था, डिक्रीज इन ADH रिलीज फ्रॉम आवर ब्रेन। जब भी हमारा कोई भी कंडीशन है, एडियोपैथिक है, ब्रेन इंजरी है, ट्रॉमा हुआ है, अपॉक्सिया हुआ है, ट्यूमर हुआ है, सर्जरी हुई है, इन्फ्लेटरी डिजीज़ हुई है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारी जो डिफरेंट कंडीशंस में होती है, ब्रेन इंजरी है, उसके अंदर ट्रॉमा हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है, उसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है, ट्यूमर हुआ है हमारे हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी के अंदर, ये सर्जरी हुआ है, जैसे पोस्ट सर्जरीज वगैरह होती हैं, कुछ भी होता है। ठीक है। और हमारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इसके अंदर हमारे एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो हमारे टिश्यूज़, ब्रेन के टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाते हैं, इन्वेड हो जाते हैं हमारे ब्रेन के, किसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर। तो ये क्या काज करते हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। जब ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे ADH को अफेक्ट करता है, ADH की रिलीज़ नहीं होने देता। इसमें सीरम की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब देखें, ADH रिलीज़ नहीं हो रहा, वाटर रिटेंशन नहीं हो रही, वाटर बॉडी के अंदर नहीं आ रहा, तो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर, सल्यूट्स की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, तो सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, ADH का लेवल कम। क्यों? सेंट्रल हमारी बॉडी से ADH रिलीज़ हो ही नहीं रहा ब्रेन से। ठीक है। वाटर रिस्ट्रिक्शन नो चेंज, अगर हम वाटर की रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज़ नो चेंज। क्यों? हमारी बॉडी में ADH ही नहीं आ रहा। और स्लाइट इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी, कहीं ना कहीं हमें सल्यूट्स जाते हमारे यूरिन से निकलते मिलेंगे, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन 50%। अगर हम डेस्मोप्रेसन देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम डेस्मोप्रेसन देते हैं, विच इज़ हमारा आर्टिफिशियल ADH एनालॉग। क्या होता है, आर्टिफिशियल ADH एनालॉग। जब हम वो देंगे तो वो नेचुरल एक्ट करेगा हमारी किडनी के ऊपर, वाटर को होल्ड अप करेगा, हमारी कंसंट्रेशन यूरिन की वो क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। और ये हमारे बेसिकली कहाँ पे अफेक्ट करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के ऊपर, हमारे किडनी के ऊपर। ठीक है। तो हमारी बॉडी से वाटर को एक्सक्रीट होने से बचाएगा। ठीक है। और फिर बाद में हमारे में क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को ज़्यादा हो जाएगा, कि सल्यूट्स जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। और यूरिनेशन इसके अंदर क्या हो जाएगी, यूरिनेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। ताकि बहुत यूरिन और सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी वो क्या रहे, नॉर्मल रहे। और इसके अंदर ट्रीटमेंट वो मैंने आपको बता दिया कि डेस्मोप्रेसन हमने देनी है। सो दिस इज़ अबाउट सेंट्रल डायबिटीज़। अब आ जाए नेफ्रोजेनिक। अब देखो इन 2 रिसेप्टर्स का ना काम यहीं पे है, नेफ्रोजेनिक के ऊपर। ADH बिल्कुल ठीक रिलीज़ हो रहा है, जैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है ना टाइप 2 के अंदर, ऐसे ही ADH जो है रिलीज़ तो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उन पर जाके अफेक्ट नहीं हो रहा। अब जाके जब अफेक्ट हो ही नहीं रहा हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर की रिटेंशन नहीं हो रही। तो इसमें क्या होता है, हेरिडिटरी के अंदर कोई भी जेनेटिक डिजीज आ सकती है। ठीक है ना। हमारे ड्रग्स होते हैं लिथियम और डिमॉक्सोसाइक्लिन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं ये। ऐसे समझ लें कि मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई MCQ सिनेरियो इस तरीके से नेफ्रोजेनिक का दे देना कि पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के सीरम ऑस्मोलैरिटी उसमें ज़्यादा, ADH जो है वो नॉर्मल है, और ADH जो हमारी बॉडी के अंदर ADH का लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल दैट सीरम की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उनकी अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन वाटर रिटेंशन बहुत कम हो रही है। इन कंडीशन के अंदर अगर वो कहे ना कि ही इज़ टेकिंग लिथियम, या ऐसे ये हमारे बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर ली जाती हैं, लिथियम और डिमॉक्सोसाइक्लिन बेसिकली एंटीबायोटिक यूज़ होती है। ठीक है। तो इस अगर ये दी है सिनेरियो तो इट मींस अबाउट ही इज टॉकिंग अबाउट नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिटस। ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया, क्यों डिस्टर्ब करता है हमारे क्या कहते हैं फंक्शंस को। हाइपोकैलीमिया, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, हमारी किडनी फंक्शंस के अंदर। तो हमारी जब हाइपोकैलीमिया क्यों करवाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की टेंशन ही नहीं हो रही, सोडियम पोटाशियम क्या होता जाएगा, एक्सक्रीट होता जाएगा। सीरम की ऑस्मोलैरिटी जो सी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखें ज़्यादा। ऐसे ही सिनेरियो आएगा
Patient present to you with a history of hypercalcemia, having a hypercalcemia, hypokalemia. His lab investigation shows serum osmolality increases, ADH level normal or increases, but having a hereditary disease. ऐसे कह देगा या he is using the drugs from last 1 month of lithium and demoxycycline, इस तरीके से. So what will be your diagnosis? इसके अंदर एडीएच लेवल नॉर्मल होगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्रीट तो हो रहा है, लेकिन हमारे रिसेप्टर्स पे जाके अफेक्ट नहीं करा. सीरम ऑस्मोलैलिटी क्यों हमारी ज़्यादा होगी? क्योंकि रिलीज़ तो हो रहा है, तो इसी वजह से वाटर की टेंशन नहीं है. तो सॉल्यूट्स की जो अमाउंट है, सॉल्यूट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है. और क्या कहता है? नो चेंज और स्लाइट इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी. अगर वो कहता है कि अगर हम बॉडी के अंदर वाटर की रिस्ट्रिक्शन करवाएं, अगर वाटर हम कहें कि वाटर आपने नहीं पीना, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? नो चेंज. क्यों? एडीएच रिलीज़ हो रहा है लेकिन अफेक्ट नहीं कर रहा. मिनिमल चेंज डिजीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी के थोड़ी बहुत अगर डेस्मोप्रेसन हम देते हैं, क्योंकि डेस्मोप्रेसन इज़ एडीएच एनालॉग, आर्टिफिशियली एक प्रोडक्टिव है, हमारा प्रोडक्टिविटी है, तो उसकी वजह से भी हम ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एडीएच तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अफेक्ट नहीं हो रहा है. तो देयर इज़ अ इंसुलिन एडीएच रेजिस्टेंस. तो ट्रीटमेंट के अंदर हम अंडरलाइंग काज को ट्रीट करेंगे कि आइदर देयर इज़ अ हेरिडिटरी चेंज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, या वो ड्रग ले रहा है तो उसकी इंटेक को कम करेंगे. आइदर देयर इज़ अ लो सल्यूट डाइट देंगे कि हमारे जो सल्यूट्स हैं सोडियम वगैरह वो थोड़े से, क्योंकि बॉडी के अंदर तो ज़्यादा है, तो थोड़े से वो कम हो जाए. HCTS या एमिलोराइड या एंडोमेथासिन, ये वाले जो से ड्रग्स होते हैं देते हैं. देखिए एंडोमेथासिन्स क्या होते हैं? एंडोमेथासिन्स आर एक्चुअली योर प्रोस्टाग्लैंडिन्स. जब हमारी बॉडी के अंदर हम जब एंडोमेथासिन्स देंगे तो ये डिक्रीज़ कर देंगे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को. जब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डिक्रीज़ करेंगे तो ये रिस्टोर कर देंगे किडनी के रिस्पॉन्स को टू एडीएच. तो ये खुद ब खुद जो से वो किडनी के रिस्पॉन्स को क्या कर देते हैं? रिस्टोर कर देते हैं. रिस्टोर किडनी फॉर एडीएच. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है? इम्प्रूव हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर H2O. और इसी तरीके से जो एमिलोराइड है, ये क्या होते हैं? पोटाशियम जो स्पेयरिंग डायरेटिक्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? पोटाशियम जो आयंस हैं उनको क्या कर देते हैं? पोटाशियम लॉस को क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं. जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पोटाशियम आयन लॉस को क्या करते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं. यूरिन की जो आउटपुट है उसको कम कर देते हैं. और इस कंडीशन में ये इनहिबिट कर देते हैं सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को. जब ये सोडियम, क्यों हमेशा सोडियम रिटेन होता है, पोटाशियम एक्सक्रीट होता है. इस कंडीशन में हाइपोकलीमिया तो पोटाशियम रीअब्जॉर्ब और सोडियम क्या करेगा? हम इनहिबिट हो जाएगा, सोडियम एक्सक्रीट होना ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो रिटेंशन है वाटर की वो कहीं ना किसी हद तक ठीक हो जाएगी. ठीक है. और इसके अंदर ये पॉलीयूरिया को भी मैनेज करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. तो इन सारी कंडीशन में देखें, नो वाटर इनटेक फॉर 2 to 3 आवर्स फॉलोड बाय आवरली मेजरमेंट ऑफ यूरिन. जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, वो आपने लाजमी याद रखनी है कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह क्या है. डेस्मोप्रेसन इज एडीएच एनालॉग इज एडमिनिस्ट्रेटिव इफ यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज मोर देन 295 और 300 मिलीऑस्मोल पर kg. इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है इन सारी कंडीशंस के अंदर कि पेशेंट प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट. आप पैथोमा के अंदर पढ़ेंगे पेशेंट ऑलवेज प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड हाइपोवोलीमिया. किसके अंदर? सेंट्रल डायबिटीज़ और नेफ्रोजेनिक. क्यों? एडीएच रिलीज़ नहीं हो रहा होता, वाटर की रिटेंशन नहीं हो रही, बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिक कंडीशन होती है. यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम और सीरम ऑस्मोलैलिटी, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक की बात कर रहा हूँ, सीरम ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा. ऐसे पेशेंट प्रेजेंट यू विद द हिस्ट्री ऑफ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, हाइपोवोलीमिया. अभी ये हाइपोवोलीमिया का अगर कंडीशन आ गया तो इट मीन्स दो कंडीशन, सेंट्रल डायबिटीज़ और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़. एक्सेसिव प्राइमरी पोलीडिप्सिया के अंदर कभी भी वाटर की इंटेक, वाटर का ये नहीं आएगा कि हाइपोवोलीमिया, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हम पानी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं. और अगर लैब इन्वेस्टिगेशन में वो कहता है कि यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा, ये कम है, और अगर वो मेंशन कर दे कि ये ड्रग ले रहा है लिथियम और डिमॉक्सीसाइक्लिन, आपने नेफ्रोजेनिक की तरफ जाना है. अगर वो नहीं यूज़ करता, ठीक है, और अगर वो ये कहता है कि इसको कोई ट्रॉमा हुआ या हाइपोक्सिया हुआ या कोई ऐसी डिजीज़ हुई है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई है, तो फिर आपने कहाँ जाना है? सेंट्रल डायबिटीज़ के अंदर. ठीक है. अब हाइपोपिट्यूटरिनिज्म में क्या होता है कि देयर इज़ अ अंडर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यू टू, इंपॉर्टेंट वन है. अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इट इज़ मोस्ट कॉमन काज क्या होते हैं? क्रेनोफ्रेंजियोमा या नॉन सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा. इन दोनों के अंदर ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो नॉन सिक्रीटिंग होता है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बिनाइन कंडीशन होती है, बिनाइन कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो
हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, आपके हार्मोन्स जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर लो हो जाता है और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। दैट्स वाई इट इज़ मे अफेक्ट द हाइपोपिट्यूटरियनिज्म। क्रेनोफेरेंजियोमा के अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर सिस्टिक ट्यूमर हुआ है, अब वो ट्यूमर जो सा होता है वो लार्ज बड़ा होता 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 हमारे क्या आ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आ जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को आके क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्लॉक कर देता है हार्मोन प्रोडक्शन। जब हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोपिट्यूटरियनिज्म। नेक्स्ट कंडीशन होती है शिहान सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर देखें नॉर्मली क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर ना सीवियर ब्लीडिंग होती है। फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड बर्थ है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हमारी बॉडी के अंदर अगर पोस्टपार्टम हेमरेज, बेसिकली इसको कहते हैं कि आफ्टर पोस्टपार्टम हेमरेज, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, उस कंडीशन के अंदर अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना, नॉर्मली आपको याद होना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, नॉर्मल मैकेनिज्म का, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन की प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ऑफ कोर्स डिमांड ज़्यादा है हमारे हार्मोन्स की। जब हार्मोन्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ भी ज़्यादा। इसी तरीके से जो हमारी ब्लड की डिमांड है बॉडी से, वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऑफ कोर्स जब ब्लड की डिमांड ज़्यादा होगी हमारी बॉडी के अंदर तो साफ सी बात है, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, इन केस पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा, अगर पोस्टपार्टम, तो हमारी ब्लड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम। अब उस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, सही तरीके से फंक्शन रोल प्ले नहीं करेगा। तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है और इसके जो पार्ट्स होते हैं, सम ऑफ द पार्ट्स, वो क्या हो जाते हैं, डाइड, जिसकी वजह से क्या होता है, फेलियर टू लैक्टेट। क्यों, हमारी बॉडी के अंदर जब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा तो प्रोलैक्टिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। एमेनोरिया, क्यों, वुमेन है तो वुमेन से रिलेटेड आपने बताना है कि फेलियर टू लैक्टेट। एमेनोरिया क्यों, FSH और LH का लेवल भी कम है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड उस तरीके से उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उस तरीके से वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो रहा, FSH LH रिलीज नहीं हो रहा। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, तो कोल्ड इंटॉलरेंस भी देखी जाती है, थायराइड हार्मोन का लेवल भी कम होता है। तो ऐसे ही सिनेरियो होता है, पेशेंट प्रेजेंट यू विद वुमेन प्रेजेंट यू विद हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया, फेलियर टू लैक्टेट, प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी, लैब इन्वेस्टिगेशन शो FSH LH लेवल लो, कोल्ड इंटॉलरेंस एज वेल एज, ठीक है। और उसमें कंडीशन बताई जाए कि इसको जो है ना, इसकी जो सी डिलीवरी हुई थी मतलब ऐसे साल पहले या फिर 6 महीने पहले, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सिनेरियो के अंदर उसका क्या आंसर क्या होगा, शिहान सिंड्रोम। इसकी मेन फैक्ट ऑफ पिट्यूटरी फॉलोइंग सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज, ये आपने याद रखना है, सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू हाइपोपर्फ्यूजन, यूजुअली प्रेजेंट विद फेलियर टू लैक्टेट, एमेनोरिया, कोल्ड इंटॉलरेंस। आगे आ जाता है आपका पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। इसके अंदर ना एक और भी कंडीशन आती थी, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखी हुई, विच इज़ एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। उसके अंदर ना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो श्रिंक हो जाता है, हमारे जो सेला टर्निका होता है ना, वो कैविटी होती है ब्रेन की, शायद मैं नाम ठीक ना ले रहा हूँ, तो उस ब्रेन जो पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे प्लेस करते हैं तो वो उसके ऊपर ना जब भी कोई इफेक्ट पड़ता है ना तो वो फ्लैट हो जाता है, और मोस्टली वो 20 फीमेल में होता है, लेकिन यहाँ पे 2024 एडिशन से उन्होंने ऐड नहीं किया। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में क्या होता है, सडन हेमरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी बॉडी के अंदर सडन हेमरेज होता है, किसकी वजह से, एडिनोमा की वजह से, कोई ना कोई एडिनोमा होगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, सीवियर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, मैंने अभी आपको बता दिया, यूजुअली प्रेजेंट विद सडन ऑन अ सीवियर हेडेक। क्यों, आपका प्रेशर पड़ रहा है, कोई ना एडिनोमा वो आपके प्रेशर डाला है, वो जब प्रेशर डाल रहा है तो हमारे नर्व्स पे भी अफेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स एक चीज़ का साइज इंक्रीज़ हो रहा है तो वो आपके रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, उन पर अफेक्ट करता है। विजुअल इंपेयरमेंट बाई टेम्पोरल हेमियोपिया, क्योंकि आपके टेम्पोरल रीजन साइड्स पे होते हैं ना, तो वो समटाइम्स क्या होता है, ये एडिनोमास आपके ऑप्टिक क्यास्मा पे जाके अफेक्ट करते हैं। और ये हमारी जो लेटरल होते हैं ना, क्योंकि आपका टेम्पोरल जो बोन है वो साइड पे होती है, दैट्स वाई दे नेम्ड एज
वाई टेम्पोरल, क्योंकि टेम्पोरल बोन आपकी लेटरल साइड पे होती है आइज़ की, तो दैट्स वाई आपकी जो लेटरल आई विजन है वो अफेक्टेड होती हैं। डिप्लोपिया ड्यू टू सेंट्रल नर्व 3 एंड फीचर ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, ब्रेन इंजरी या रेडिएशन की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, थायरॉक्स, मतलब वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, गिवन सिनेरियो आपने उस तरीके से उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है कि अगर कौन सा हार्मोन कम है, कौन सा हार्मोन जो सा ज़्यादा है, तो उस तरीके से आपने इसको क्या करना है, ट्रीट करना है। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडे। आज हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, 3 टॉपिक ये पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ डेज़ के अंदर इंशाल्लाह आपकी पैथोलॉजी भी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।